हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास जो है परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल। इससे पहले हमने बोर का परमाणु मॉडल देखा हुआ है। बोर के परमाणु मॉडल, उसमें उन्होंने क्या क्या अभिगृहित दिया है और उसमें परमाणु के बारे में कैसे समझाया गया है, इसके बारे में पूरा समझा गया है इससे पहले। फिर भी बोर के मॉडल में कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी? वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं समझा पाया था। तो इनको समझाने के लिए एक नया मॉडल विकसित किया गया और इसी मॉडल को कहा गया है परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। ये जो तरंग यांत्रिकी मॉडल है दो अवधारणाओं पर आधारित है। ये तरंग यांत्रिकी मॉडल दो अवधारणाओं पर आधारित है, जिसमें पहला अवधारणा है पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पदार्थ की द्वैत प्रकृति और दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये जो मॉडल है परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल मुख्य रूप से दो अवधारणाओं पर आधारित है। पहला है पदार्थ की द्वैत प्रकृति, जिसमें हमने पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ के द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा भी है, विद्युत चुंबकीय कण के द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा भी है, कौन कौन सा, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। और दूसरा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अब यहाँ पर इन दोनों सिद्धांतों को, इन दोनों अवधारणाओं को मिला करके एक नया मॉडल विकसित किया गया और उसी मॉडल को कहा गया है परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल। अब परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल को समझने के लिए हमें ये दोनों अवधारणाओं को समझना जरूरी है। तो एक एक करके देखते हैं। पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो पदार्थ की द्वैत प्रकृति है क्या? हम पहले से ही जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय कण होते हैं वो तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। ये इसका हमने पहले भी देखा हुआ है। तरंग मॉडल की सीमाएं इस प्रकार से देखा हुआ है। तो इसको सन 1924 में एक साइंटिस्ट हैं डी ब्रॉगली, इन्होंने पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया है। द्वैत प्रकृति में क्या पाया कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं वो कण और तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार जो द्रव्य कण होते हैं, जो पदार्थ में द्रव्य होते हैं या जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनके जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं, अर्थात कण और तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? सभी द्रव्य कण गतिशील रहते हुए तरंग की प्रकृति भी दर्शाते हैं। तरंग प्रकृति भी दर्शाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि सभी जो द्रव्य कण हैं वो जो है कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाते हैं। तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पर इसका एक इक्वेशन निकाला। यदि कण का जो द्रव्यमान है m मान लिया जाए और उसका जो वेग है उसको भी मान लिया जाए। देखिए, कण का जो द्रव्यमान है m और उसका वेग को माना गया v, तो उसके तरंग दैर्ध्य का गणना किया गया तो उसके लिए एक व्यंजक दिया गया। तो व्यंजक का नाम है, यहाँ पर बनेगा व्यंजक लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी, और m भी द्रव्यमान गुणित वेग बराबर होता है संवेग। तो इसको हम लिख सकते हैं या करके h अपॉन p। तो इस प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब इसका व्युत्पत्ति करते हैं, कैसे आया। डी ब्रॉगली के अनुसार जो तरंग दैर्ध्य निकाला गया है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जिसको बोला जाता है,
इसका व्युत्पत्ति करते हैं कैसे आया। तो देखिए व्युत्पत्ति, अब व्युत्पत्ति जब करेंगे तो हमें यहाँ पर एक चीज मालूम है कि मैक्स, हमने इससे पहले दो सिद्धांत पढ़ा हुआ है, एक मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और एक पढ़ा हुआ आइंस्टाइन का ऊर्जा सिद्धांत। तो दोनों के अनुसार हमें एक एक समीकरण प्राप्त होता है। तो दोनों के समीकरण को हम एक एक करके देखते हैं। हमने पहला पढ़ा हुआ है मैक्स प्लांक का सिद्धांत। मैक्स प्लांक सिद्धांत के अनुसार E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है H अपॉन या H इंटू न्यू। क्या होता है मैक्स प्लांक के अनुसार E इज इक्वल टू H न्यू। अर्थात कहने का अर्थ ये है मैक्स प्लांक के अनुसार कि फोटॉन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसको हमने इस प्रकार से लिखा था E प्रोपोर्शनल न्यू। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये प्लांक का कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से E इज इक्वल टू H न्यू, ये मैक्स प्लांक के अनुसार हो गया। अब जब हम इसको दूसरे साइंटिस्ट आइंस्टाइन के अनुसार देखते हैं, आइंस्टीन के अनुसार देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन है E और E, दोनों में ऊर्जा इज इक्वल टू H आवृत्ति और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। दोनों को एक करने पर समीकरण नंबर, इसको एक मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, ये MC स्क्वायर इज इक्वल टू H आवृत्ति। अब हमें यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं ये आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा MC स्क्वायर इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। पहले ही हम प्रकाश का जब तरंग सिद्धांत की सीमाएं के बारे में देखे थे, तरंग सिद्धांत देखे थे कण का, तो वहाँ पर देखे हैं तरंग दैर्घ्य, वेग, उसकी आवृत्ति। तो यहाँ पर में तीनों में संबंध देखा गया था, तो ये हमें प्राप्त हुआ था आवृत्ति बराबर C अपॉन लैम्डा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब जब इसको लैम्डा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन MC स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MC। अब यहाँ पर देखिए C क्या है, लैम्डा जानते हैं, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, H प्लांक स्थिरांक, M कण का द्रव्यमान है, विद्युत चुंबकीय कण है तो, और C है, ये है यहाँ पर M प्रकाश कण है और C है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। यहीं पर अगर यहीं पर हम दूसरा देखिए यहाँ का, ये तो हो गया, इसको जो है प्रकाश कण माना गया। तब अगर जो है इसको पार्टिकल नेचर, अगर इसको विद्युत चुंबकीय कण न मान करके इसको पार्टिकल नेचर दूसरा कण मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण प्रकृति है और यहाँ पर ये केवल कण प्रकृति है। तो अगर इसको कण प्रकृति मानते हैं तो यहाँ पर कण प्रकृति जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो यहाँ पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, M इज इक्वल टू M ही होगा। तो यहाँ पर भी द्रव्यमान को M से लिखेंगे और प्लांक कांस्टेंट स्थिरांक जो है स्थिरांक रहता है, बदलेगा क्या, तो जो प्रकाश का वेग है उस वेग के जगह हम पार्टिकल का वेग लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं।
तो अब ये क्या हो जाएगा, समीकरण जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, और यहीं पर एम इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रकाश का द्रव्यमान गुणित वेग इज इक्वल टू संवेग पी। तो इस प्रकार से हमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति मिल गई। तो इस प्रकार से परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल से हम परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल जो है दो अवधारणाओं पर आधारित है। एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, दूसरा आधारित है ये किससे, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। और पदार्थ की द्वैत प्रकृति जब हमने देखा तो वहां पर हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ जिसमें 1924 में डी ब्रॉगली ने संबंध बताया है लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताया, तो एच अपॉन पी, और इसको व्युत्पत्ति किए तो कैसे किए, मैक्स प्लांक के सिद्धांत और आइंस्टाइन के अनुसार E इज इक्वल टू और मैक्स प्लांक के अनुसार E इज इक्वल टू क्या होता है, उन दोनों को एक करके हमने ये समीकरण निकाल दिया। अब देखते हैं इस समीकरण के उपयोग। तरंग यांत्रिकी मॉडल के यहां पर महत्व क्या है, देखिए तरंग यांत्रिकी मॉडल का महत्व यह है कि हम तरंग यांत्रिकी मॉडल के जो समीकरण है डी ब्रॉगली समीकरण जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एम सी लेते हैं, तो इसके अनुसार किसी कण का हम लैम्डा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बड़े कणों के लिए तरंग दैर्ध्य का मान का कोई महत्व नहीं है। तरंग दैर्ध्य की गणना नहीं की जा सकती है। तो इसका महत्व यही है कि अगर भारी कण लेते हैं, मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का कण जो है 1 मीटर प्रति सेकंड के दर से घूम रहा है, तो उसका अगर हम यहाँ पर लैम्डा निकालते हैं तो उसका जो मान होता है एकदम नगण्य, एकदम बिल्कुल कम ही प्राप्त होता है, एकदम कम, जिसको हम आसानी से माप भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो महत्व है ये केवल छोटे कणों के लिए है, स्मॉल पार्टिकल, छोटे कणों के लिए ही इसका महत्व है। डी ब्रॉगली समीकरण में लैम्डा का मान अगर निकालते हैं तो हम केवल छोटे कणों के लिए ही निकाल सकते हैं, बड़े कणों के लिए निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ का मान है इतना कम होता है कि उनको मापन करना या उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जब हम निकालते हैं तो उसका 121 पिकोमीटर के आसपास, 121 पिकोमीटर ये इसका वेवलेंथ का मान आता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.21 गुणित 10 का घात माइनस 10 पिकोमीटर। इसको हम आसानी से गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े कण के लिए निकालते हैं तो वहीं लैम्डा का मान जो है हमें बहुत ही कम प्राप्त होता है, इतना कम जैसे वो प्राप्त होता है 6.62 गुणित 10 का घात माइनस 34 पिकोमीटर। अब ये इतना कम प्राप्त होता है कि इसका हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो महत्व है वो केवल छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ही है, बड़े कण के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। अब देखिए इसमें एक और है, किसी कण के त्वरण के लिए दी गई गतिज ऊर्जा की सहायता से डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना करना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की
गणना करना दी गई गतिज ऊर्जा की सहायता से। तो हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा है वो उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, E के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। ये किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो इसके बराबर है। जब इसको हम लिखेंगे तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको समझिए कैसे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए E के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 mv² किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब ये जो है इसको हम जब सरल करेंगे, सरलीकरण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये mv² इज इक्वल टू 1/2 mv² इज इक्वल टू 2eV। अब यहां पर जब इसको और हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2eV/m, ये v² है। अब स्क्वायर को भी इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू √2eV/m, इस प्रकार से। तो हमें v इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, √2eV/m। अब यहां पर देखते हैं इसका आगे, हमें डी ब्राउली का समीकरण पहले से ज्ञात है। डी ब्राउली का समीकरण क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो इसमें अगर हम v का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m। अब ये हो जाएगा, v का मान क्या लिखा है, रखना है हमें √2eV/m रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू √m/2eV। इस प्रकार से ये मान रखेंगे। अब जब ये मान रखेंगे तो यहाँ पर ये और हल करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/m√2eV। यहाँ पर ये भी आ जाएगा अंडर रूट के अंतर्गत, √m/2eV। अब यहाँ पर देखिए तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए इसको E के बराबर क्या होता है, EV। तो इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ये हो जाएगा √2ke इंटू m। तो इस प्रकार से हम किसी गतिशील कण के दी गई गतिज ऊर्जा के द्वारा उसके डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना इस समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। यहां पर ये E है 2ke इंटू m। तो इस प्रकार से परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल की सहायता से उसका महत्व क्या है, उसके बाद ये उसका कुछ समीकरण है जिसकी सहायता से अगर किसी कण का गतिज ऊर्जा दिया हुआ है तो गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। उस समीकरण की सहायता से उसके डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा का गणना हम इस समीकरण से h/√2ke इंटू m से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें दो अवधारणाएं दिया गया था, जिसमें पहला अवधारणा हमने समझ लिया पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पदार्थ की द्वैत प्रकृति के लिए डी ब्रॉगली का समीकरण हमने निकाला, उसमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकाला, उसका महत्व क्या है ये हमने देखा। अब हम दूसरा जो अवधारणा है वो देखते हैं, और दूसरा अवधारणा है
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो चूंकि कण को तरंग और कण दोनों प्रकृति माना गया है, या यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को तरंग और कण दोनों प्रकृति माना गया है पदार्थ की द्वैत प्रकृति के अनुसार, तो किसी तरंग की वास्तविक लोकेशन ज्ञात करना असंभव है। क्यों ज्ञात करना असंभव है? क्योंकि तरंग स्थिर नहीं होता है, तरंग जो है अंतरिक्ष में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो इसी के आधार पर एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको इन्होंने नाम दिया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अब वो सिद्धांत क्या कहता है? तो सिद्धांत कहता है किसी सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति एवं संवेग का निर्धारण करना असंभव है। तो किसी सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति एवं संवेग का निर्धारण एक समय पर, किसी सही निर्धारण एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। किसी सूक्ष्म गतिशील कण, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, उसके संवेग और स्थिति का सही निर्धारण एक साथ करना असंभव है, अनिश्चित है। तो यहां पर इसका एक उन्होंने समीकरण दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये समीकरण प्राप्त होता है इज ग्रेटर देन और इक्वल h अपॉन 4 पाई, जहां पर डेल्टा एक्स स्थान में अनिश्चितता, वहीं डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, h प्लांक स्थिरांक और 4 पाई ये कांस्टेंट मान है। यहाँ पर पाई का मान निश्चित होता है, 4 यहाँ पर निश्चित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, किसी सूक्ष्म कण या किसी सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति एवं संवेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। निर्धारण करना एक साथ सही निर्धारण करना असंभव है। अब यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा एक्स को उन्होंने क्या माना, स्थान में अनिश्चितता, डेल्टा पी को माना संवेग में अनिश्चितता, एच है प्लांक की स्थिरांक और ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब आगे देखते हैं इसमें इसको गणितीय रूप से कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। ए, यदि हम स्थिति का सही निर्धारण कर भी लेते हैं, यदि हम किसी कण के, गतिशील कण के स्थिति का सही निर्धारण कर भी लेते हैं, अर्थात डेल्टा एक्स का मान जो है बहुत ही कम है, तो वहां पर हमें डेल्टा पी का मान जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। अर्थात एक का मान हमने निर्धारण कर लिया, लेकिन एक का मान जो है बहुत ज्यादा मिलेगा एक कंडीशन में। यदि हम इसका विपरीत लेते हैं, उसका संवेग का निर्धारण सही कर लेते हैं, इसका मान अगर बहुत कम है, बराबर इसका मान जो है कम है, तो वहां पर हम उसके स्थान में अनिश्चितता प्राप्त होगा। अर्थात हम एक का निर्धारण करते हैं तो दूसरा हमारा निर्धारित नहीं होता है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, तो तीसरे कंडीशन में क्या होता है, यदि डेल्टा एक्स यानी कि उस स्थान
को 0 मान लिया जाए, डेल्टा एक्स यानी कि उस स्थिति का निर्धारण अगर शून्य मान लिया जाए तो वहां पर डेल्टा पी यानी संवेग भी अनंत हो जाता है। स्थिति अगर शून्य मान लिया जाए तो संवेग अनंत हो जाता है। इस प्रकार तीनों ही कंडीशन में उसके स्थिति और संवेग का निर्धारण सही सही एक समय पर नहीं किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे किया गया है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस प्रकार से गति कर रहा है, यह है इलेक्ट्रॉन, और उसको यहां से कोई आपतित फोटॉन ऊर्जा मिलता है, और जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति जो है इस प्रकार से चल रही है। अब वहीं पर इलेक्ट्रॉन की गति जो है जाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन जब उसको फोटॉन मिलता है तो उसका स्थिति जो है परिवर्तित हो, उसका स्थान जो है परिवर्तित हो जाता है, और वो जो है अपने नियत मार्ग में न जाकर के अपना स्थान परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसकी डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर स्थिति परिवर्तित हो गई। तो इसी को बोला गया है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में कि किसी गतिशील कण के सूक्ष्म गतिशील कण के स्थिति एवं संवेग का निर्धारण सही सही एक समय पर करना असंभव है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, तो जैसा हमने देखा हुआ है पदार्थ की द्वैत प्रकृति का महत्व क्या है, वो केवल सूक्ष्म कण के लिए ही उपयोगी है। भारी कण जैसे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के जो कण है उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनके लैम्डा का जो मान है, तरंग दैर्ध्य का जो मान है, वो बहुत ही कम प्राप्त होता है, जिसका हम गणना मापन नहीं कर सकते। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ही ये इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। इसकी स्थिति और उसका निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते। ये जो है केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समीकरण है डेल्टा एक्स इन्वर्सनल होता है 1 डेल्टा पी। अगर हम संवेग का निर्धारण कर लेते हैं तो डेल्टा एक्स का मान जो है हमें सही नहीं प्राप्त होता है, और अगर डेल्टा एक्स का प्राप्त कर लेते हैं तो डेल्टा पी जो है उसके इनवर्स उल्टा विपरीत मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये इसका जो उपयोग है ये केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही है, भारी कणों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।